हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 8। तो बेटे ये 5वीं यूनिट का 8वां वीडियो है और इससे पहले 7 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें डिस्कस करना है गैस के नियमों में डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। ठीक है, तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का नियम हमें आज डिस्कस करना है और ये एक इम्पॉर्टेंट नियम है और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इस नियम को सीरियसली नहीं समझते हैं और वो सोचते हैं कि इस नियम को समझने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आदर्श गैस समीकरण, इन तीनों में से ही कोई ना कोई सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। पर आप एक बात को कान खोल के सुन लो कि ये जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, और एग्ज़ाम में जब आ जाता है ना तो बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं या फिर इसका थ्योरेटिकल पार्ट तो कर लेते हैं, पर न्यूमेरिकल जो इसके ऊपर आता है उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर चाहे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन थ्योरी में आ जाए या फिर न्यूमेरिकल में आ जाए, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। डाल्टन ने बताया था कि मान लो हमारे पास कोई एक बड़ा सा बर्तन है, जैसे कि यहाँ बनाता हूँ मैं एक बर्तन। डाल्टन ने कहा कि हमारे पास एक इस तरह का बर्तन है, जिसे आप गैस के लिए जो बर्तन हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, मान लो ये बर्तन है, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ऊपर हमने लगा दिया यहाँ पिस्टन, ये हमने पिस्टन लगा दिया। ठीक है, डाल्टन ने कहा कि आपको ताप स्थिर रखना है, ताप तो होना चाहिए स्थिर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर आपने इसके अंदर ऐसी गैसें भरनी है जो आपस में क्रिया ना करती हों। जैसे मैं कहूँ, मान लो आपने इसमें एक गैस भरी है A, एक गैस भरी है B और एक गैस भरी है C। मान लो हमने इस सिलेंडर में स्थिर ताप पर, यानी तीनों गैसों का ताप एक जैसा होना चाहिए। भाई जब तीनों गैसों को एक साथ आपने इसमें भरा है तो उनका ताप तो एक जैसा होगा ही। ठीक है, तो आपने 3 गैस भरी A, B, C और तीनों गैसों की खासियत यह है कि वे आपस में क्रिया नहीं करती हैं। यदि मैं कहूँ कि पहली गैस जो A है उसका आंशिक दाब PA है और दूसरी गैस का आंशिक दाब है PB और तीसरी गैस का आंशिक दाब है PC, ये इनके आंशिक दाब हैं, तो बर्तन के ऊपर जो कुल दाब लगेगा ना, बर्तन के ऊपर क्या? कुल दाब। बर्तन के ऊपर कुल दाब यदि हम निकालते हैं PT से, T माने टोटल प्रेशर, जो सारी गैस मिलकर बर्तन के ऊपर कुल दाब लगाएंगी उस कुल दाब को आप कह सकते हो PT या टोटल प्रेशर। तो कुल दाब कैसे निकलेगा ये चीज़ हमें सीखनी है। कैसे निकलेगा? बर्तन के ऊपर लगने वाला कुल दाब इन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। ठीक है, बर्तन पर लगने वाला कुल दाब इन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। यानी आप लिख सकते हो कि PT जो होगा ना, PT टोटल प्रेशर, वो PA प्लस PB प्लस PC इनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। बताओ ये बात समझ में आई है क्या आपके? तो ये है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अब एग्जाम में यदि आएगा तो लिखना कैसे है? कैसे लिखना है? देखो यहाँ से लिखो मेरे साथ साथ लिखो, जब दो या दो से अधिक
जब दो या दो से अधिक, मेरे साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए बेटे, मैं बार बार कहता हूँ आपको, ठीक है। जब दो या दो से अधिक आपस में, ध्यान से समझना, जब दो या दो से अधिक आपस में क्रिया न करने वाली, दो या दो से अधिक आपस में क्रिया न करने वाली, आपस में क्रिया न करने वाली गैसों को समान ताप पर, गैसों को लिखते हैं को, गैसों को एक साथ किसी बर्तन में भरा जाता है, मतलब एक साथ भर देना है। तीनों गैसें हमने एक ही बर्तन में भरी हैं, समान ताप पर भरी हैं, ताप ध्यान रखना है आपको, स्थिर होना चाहिए। एक साथ किसी बर्तन में भरा जाता है तो बर्तन पर लगने वाला कुल दाब, जो कुल दाब लगेगा ना उन सभी गैसों का, या उन सभी गैसों के द्वारा बर्तन पर जो कुल दाब लगेगा, ठीक है, उन सभी गैसों के आंशिक दाबों के, उन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो ये है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, ठीक है। कौन सा नियम है? डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अब देखो, अतः, चलो ये जो मैंने आपको समझाया है इसे ही समझते हैं। अतः यदि किसी सिलेंडर में तीन गैसें हमने भरी, यदि किसी सिलेंडर में तीन गैसों ए बी सी को, तीन गैसें हैं ए बी सी, ये मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही, इसका क्या करना चाहिए बताओ, पता नहीं कहाँ से घुस गई कमरे में। अब इसे भगाने में तो बहुत टाइम वेस्ट जाएगा, इसे करने दो जो भी कुछ कर रही है। यहाँ देखो आप, अतः यदि किसी सिलेंडर में तीन गैसों ए बी सी को, तीन गैसों, केमिस्ट्री समझने का प्रयास कर रही, केमिस्ट्री समझने का हमारी तो समझ में आज तक आई नहीं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार हमारी तो समझ में आई नहीं, इस मक्खी के कैसे समझ में आ जाएगी केमिस्ट्री। चलो खैर देखो, अतः यदि किसी सिलेंडर में तीन गैसों ए बी सी को भरा जाता है, मतलब ये गैसें ऐसी हैं जो आपस में क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है, शर्त है ये, आपस में क्रिया ना करती हों ऐसी गैसें हमें भरनी हैं। तीन गैसों ए बी सी को भरा जाता है, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, जिनके आंशिक दाब मतलब सिलेंडर के अंदर आंशिक दाब क्रमशः है, जिनके आंशिक दाब क्या हैं, पी ए कॉमा पी बी व पी सी हैं। तो देखो डाल्टन ने क्या बताया, तो डाल्टन के अनुसार जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, कुल दाब, बर्तन कह दो या सिलेंडर कह दो,
बर्तन पर लगने वाला कुल दाब यदि आपको निकालना है, बर्तन पर लगने वाला कुल दाब यदि आपको निकालना है, कुल दाब को हम कैसे लिख सकते हैं, PT, टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यहां लिखते हैं PT कैसे निकलेगा, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC, ऐसे निकलेगा कुल दाब। ठीक है, और ये आपको पता है PA PB PC क्या है, आंशिक दाब हैं सभी गैसों के, जो गैस आपने भरी हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 गैस ही भरनी है, आप 2 गैस के ऊपर भी इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो, इस नियम को प्रयोग कर सकते हो। यदि आप बर्तन में 2 गैसें भरते हैं और शर्त यह है कि दोनों गैसें आपस में क्रिया ना करती हों, और यदि 3 से ज़्यादा गैस भरोगे जब भी ये नियम काम कर जाएगा, कितनी गैस भर लो। पर आपको यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो सिलेंडर है ना, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सारी गैसें एक ही समान ताप पर होनी चाहिए। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि वे गैसें आपस में क्रिया ना करती हों बस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। अब मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा इसके बारे में, जिनकी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक हेडिंग लिख लो, नोट हेडिंग लिख लो। एक बात बताता हूँ, मान लो आपके पास एक सिलेंडर में 3 या 4 गैसें भरी हुई हैं और आपको उनमें से किसी गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना है। सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन आता है ये सबसे ज़्यादा। मान लो किसी भी गैस का आपको क्या ज्ञात करना है, आंशिक दाब, जैसे A का या B का या C का, ये 3 गैसें भरी हैं ना हमने, इनमें से किसी भी गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। तो लिखो जरा मेरे साथ साथ, गैस का आंशिक दाब। यदि आपको किसी भी गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना हो, ऐसी गैसें जो आपस में क्रिया ना करती हों और एक साथ सिलेंडर में भरी गई हों, तो जिस गैस का आंशिक दाब आपको ज्ञात करना है उस गैस का मोल प्रभाज, उस गैस का मोल प्रभाज निकाल लो। ठीक है, गैस का क्या निकाल लो, मोल प्रभाज, और इसे गुणा कर दो कुल दाब से। मतलब उस गैस का मोल प्रभाज निकाल लो और मोल प्रभाज को गुणा करो कुल दाब से। मोल प्रभाज को आप मोल अंश भी कह सकते हो। ठीक है, मैंने आपको सिखा रखा है बेटे, यदि आपको किसी गैस का मोल प्रभाज निकालना है ना, या मोल फ्रैक्शन कहो, मोल प्रभाज कहो, मोल भिन्न कहो, या अणु भिन्नांक कहो, इन सारी बातों का एक ही मतलब है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, चाई से, चाई या एक्स कह दो। ठीक है, तो मान लो आपको किसी गैस का आंशिक दाब निकालना है, तो उस गैस का मोल प्रभाज निकाल लो और गुणा कर दो कुल दाब से। गैस का मोल प्रभाज कैसे निकलता है बताओ। गैस का मोल प्रभाज ऐसे निकलता है, जिस गैस का मोल प्रभाज निकालना हो उस गैस के मोल तो लिखो ऊपर और बटे में लिख दो आप कुल मोल। बटे में क्या लिख दो, कुल मोल। इस तरह निकल जाएगा मोल प्रभाज, और गुणा करनी है कुल दाब से। ठीक है, किससे गुणा करनी है, कुल दाब से। तो ऐसे आप किसी भी गैस का आंशिक दाब निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपको कि मान लो हमारे पास एक गैस है ए का आंशिक दाब निकालना है, यहाँ लिखता हूँ। जैसे मान लो आपको आंशिक दाब निकालना है ए का, तो ए का आंशिक दाब निकालने का तरीका यह है कि ए के मोल लिखो ऊपर, ए के मोल को आप ऐसे ही तो लिखोगे Na, और अपॉन में लिखो कुल मोल Nt, टी माने टोटल मोल्स, और इसे गुणा कर दो कुल दाब से। कुल दाब से ऐसे ही तो लिखोगे कुल दाब को, टोटल प्रेशर। तो ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा आता है ना, जिस न्यूमेरिकल में आपको उस गैस के मोलों की संख्या पता हो, ठीक है, उस गैस के मोलों की संख्या पता हो जिसका आपको आंशिक दाब निकालना है, और कुल मोलों की संख्या पता हो और कुल दाब पता हो। यदि ये चीज़ें आपको पता हैं, देखो कितनी चीज़, 1 2 3 4 में से आपको कोई सी 3 चीज़ पता है तो चौथी चीज़ आप निकाल सकते हो।
मान लो आपको गैस के मोल पता है, कुल मोल पता है, कुल दाब पता है, तो आप उस गैस का आंशिक दाब निकाल सकते हो, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, चलो यहाँ हेडिंग लिखते हैं नोट, लिखो मेरे साथ साथ एक हेडिंग लिखो नोट। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया, पता नहीं क्या हो रहा, लिखा ही नहीं जा रहा सीधा सीधा, एक तो इस मक्खी ने परेशान कर दिया। चलो हेडिंग लिखो आप नोट हेडिंग लिखो। एक बात और बताता हूँ बहुत बढ़िया, देखो चलो देखो एक बात बताता हूँ। मान लो आपके पास, आपको आदर्श गैस समीकरण तो पता है ना आपको, यहाँ लिखता हूँ आदर्श, मेरे साथ साथ लिखा करो बेटे आप भी, आदर्श गैस समीकरण से, यदि आप आदर्श गैस समीकरण को पढ़ते हो, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, क्या है आदर्श गैस समीकरण, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT है आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। अब यदि मैं कहूँ आपको कि हमारे पास जो है इसमें P दाब है, तो दाब कैसे निकलेगा, तो हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT है, तो P कैसे निकलेगा, V को इसके नीचे ले जाओ, P इज इक्वल टू NRT अपॉन V, ठीक है। P क्या है, दाब, R गैस स्थिरांक है, T परमताप है, टेम्परेचर जिसे कहते हो आप केल्विन में, V है आयतन, ठीक है, लीटर में, और N क्या है, मोलों की संख्या। यदि मैं आपको कह दूं कि 3 गैस हैं हमारे पास A, B और C, और इन तीनों गैसों के लिए कुल दाब बताओ, यहाँ PT कितना लगेगा इस आदर्श गैस समीकरण के आधार पर। यदि 3 गैस के लिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा इसलिए 3 गैसों के लिए, भाई 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 गैसों के लिए यदि आपको कुल दाब निकालना है, तो मैं यहाँ कहूँगा PT। मान लो 3 गैसें आपने सिलेंडर में भर रखी हैं, जैसे यहाँ भर रखी हैं, तो कुल दाब P के जगह मैंने PT लिख दिया, और मोलों की संख्या की जगह मैं क्या लिखूँगा, NT, टोटल मोल, RT अपॉन V। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। यहाँ आपको पता है ना NT का क्या मतलब है, NT का मतलब जितनी भी गैसें आपने भरी हैं, तीनों गैस या 4 गैस जितनी भी हैं, उन सभी गैसों के कुल मोलों की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसे, PT इज इक्वल टू, भाई NT के जगह मैं लिख सकता हूँ N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी पहली गैस के मोल प्लस दूसरी गैस के मोल प्लस तीसरी गैस के मोल, NT की जगह ऐसा लिख दिया, RT अपॉन V है। तो इस फार्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी, ध्यान रखना है आपको। मतलब इसमें आपके पास कितनी चीज़ें हैं, देखो इसे बॉक्स में बंद कर लो, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बहुत से बच्चे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को पढ़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक, और बस ख़त्म हो गया। इसके ऊपर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में सोचते ही नहीं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो इसमें PT क्या है, टोटल प्रेशर है, ये वाला टोटल प्रेशर। आपको पता है कि ये तीनों गैस जब बर्तन पे टकराएंगी, तो बर्तन पर टकराकर एक दाब आरोपित करेंगी ना, एक दाब आरोपित करेंगी, तो वो जो कुल दाब लगेगा, ठीक है, पता है ना, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, जो कुल दाब लगता है बर्तन पर, ठीक है, पता है ना, दाब एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो ये जो कुल दाब है वो PT है, इन तीनों गैसों द्वारा लगाया गया बर्तन पर कुल दाब, ये तो है PT। N1 पहली गैस के मोल, N2 दूसरी गैस के मोल, N3 तीसरी गैस के मोल, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन है, V वॉल्यूम इन लीटर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सिखा रखी हैं। अच्छा, अब जल्दी से अच्छा आप स्क्रीनशॉट लो या फिर पोज करके लिखो, आप पोज करके लिख लो, फिर मैं अनुप्रयोग बताऊंगा इसके बहुत बढ़िया बढ़िया, कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के मुख्य अनुप्रयोग क्या क्या हैं। जल्दी से पोज करके लिखो बेटे, साथ के साथ काम खत्म कर लिया करो अपना, पेंडिंग ना छोड़ा करो कुछ भी, बिल्कुल भी। लिख लिया बेटे, ठीक है, मैं मिटाता हूँ, फिर समझेंगे अनुप्रयोग।
कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं। देखो, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में आपको एक बात पता चली है कि आपके पास दो या दो से अधिक ऐसी गैसें होनी चाहिए, दो या दो से अधिक ऐसी गैसें जो आपस में क्रिया ना करती हों। और यदि ऐसी गैसों को आपने किसी सिलेंडर में भर दिया एक साथ, शर्त यह है कि वे गैसें आपस में क्रिया ना करती हों, और दूसरी शर्त यह है कि उन तीनों गैसों का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। यानी जिस बर्तन में, जिस सिलेंडर में आप उन गैसों को भर रहे हो ना, तो भरने के बाद उनके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। या यूं कह दो कि पहली गैस जो ए है उसका टेम्परेचर जितना है उतना ही बी का, उतना ही सी का स्टार्टिंग से होना चाहिए। मतलब जब गैसें में अलग अलग थी ना, ए बी सी, तो तीनों को यदि आपने 25 डिग्री सी पर रखा था और अब आपने उन तीनों गैसों को जो अलग अलग होने पर 25 डिग्री सी पर थी, वे अब भी 25 डिग्री सी पर ही हैं और एक साथ आपने उन्हें सिलेंडर में भर दिया है, तो वे तीनों गैसें सिलेंडर के ऊपर एक दाब लगाएंगी। ठीक है, तो सिलेंडर पर जो कुल दाब लगेगा ना, सिलेंडर कह दो या बर्तन कह दो, बंद बर्तन को ही तो सिलेंडर कहते हैं हम, तो तीनों गैसें मिलकर बर्तन पर जो कुल दाब लगाती हैं ना, वो उन तीनों गैसों के या उन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। शर्त सिर्फ यहाँ दो हैं। पहली शर्त तो ये है कि वे गैसें आपस में क्रिया ना करती हों, और दूसरी शर्त यह है कि उनका टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब एक हेडिंग लिख लो, आप हेडिंग लिख लो अनुप्रयोग। अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस भी आप इसे कह सकते हो कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को। ठीक है, तो अनुप्रयोग में सबसे पहले तो आपको समझना है, मान लो आपके पास एक सिलेंडर में दो या दो से अधिक गैसें हैं और आपको उनमें से किसी एक गैस का मोल प्रभाज निकालना है। तो सबसे पहला तो अनुप्रयोग ये लिख लो, किसी गैस का, मेरे साथ साथ लिखा करो बेटे, किसी गैस का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज कह दो या मोल अंश कह दो। ठीक है, एक्स लिख दूं इसे, एक्स वैसे तो चाहिए होता है ज्ञात करने में। यदि आपको किसी सिलेंडर में दो या दो से अधिक गैसें भरकर दी गई हैं और आपको उनमें से किसी एक गैस का क्या निकालना है, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, तो आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। आप एक काम करोगे, मान लो किसी गैस का आपको मोल प्रभाज निकालना है, मान लो ए का निकालना है मोल प्रभाज, एक्स ए का मतलब ए का मोल प्रभाज। तो ए का मोल प्रभाज निकालने के लिए आप ए का आंशिक दाब लिखो और उसे भाग कर दो कुल दाब से। यदि आप जिस गैस का मोल प्रभाज निकालना चाह रहे हो उसी गैस के आंशिक दाब को पूरे यानी कुल आंशिक दाब से भाग करोगे तो उस गैस का मोल प्रभाज निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा अनुप्रयोग देखो क्या है, किसी गैस की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हो आप। प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने में मतलब उस बर्तन में वो गैस कितने परसेंट है। ठीक है, उस बर्तन में वो गैस कितने परसेंट है ये भी आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे, देखो यदि आपको ए का परसेंटेज निकालना है ना, मान लो गैस ए बी सी 3 हैं और उनमें से किसी भी गैस का परसेंटेज निकालना है जैसे ए का, तो आप क्या करो, पी ए जैसे ऊपर लिखा था अपॉन पी टी और इसे गुणा कर दो 100 से। ठीक है, यदि पी ए अपॉन पी टी करोगे यानी ए का आंशिक दाब बटे कुल दाब तो निकलेगा ए का मोल प्रभाज, और यदि पी ए अपॉन पी टी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल जाएगा ए का परसेंटेज। ठीक है, क्या निकल जाएगा, परसेंटेज। इसे मोल परसेंटेज भी आप कह सकते हो। अच्छा तीसरा अनुप्रयोग बताता हूँ, देखो जरा ध्यान से, तीसरा अनुप्रयोग क्या है। मान लो आपके पास
शुष्क गैस का दाब निकालना है आपको। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना, पता कैसा होता है, देखो पहले मैं समझा दूं। मान लो आपके पास इस तरह का एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में यहाँ लगा हुआ है पिस्टन। ये हमने पिस्टन लगा दिया और सिलेंडर में यहाँ तक भर रखा है आपने पानी। ध्यान से समझना, थोड़ा मुश्किल सा काम लग सकता है। यहाँ आपने पानी भर रखा है इसमें, ठीक है। और इसमें ऊपर आपके पास एक गैस ए है, एक गैस बी है, एक गैस सी है, ठीक है। ये तीनों आपस में क्रिया नहीं करती हैं और ये तीनों गैसें आपस में मिलकर कुल दाब लगा रही हैं पीटी बर्तन के ऊपर। पर आप एक बात ध्यान रखना कि यदि आपने इन तीनों गैसों को पानी के ऊपर इकट्ठा कर रखा है ना, तो पानी का भी तो वाष्पीकरण हो रहा होगा, इवेपोरेशन हो रहा होगा ना पानी का, ये भी तो भाप में बदल रहा होगा। तो सी के साथ यहाँ एक चीज़ और होगी और वो चीज़ होगी जल वाष्प, H2O वाष्प के रूप में। इसका मतलब यहाँ 3 गैस नहीं है, यहाँ 4 गैस आप मान सकते हो। एक तो ए, एक तो बी, एक तो सी और एक तो जल वाष्प, ठीक है। और वो जल वाष्प भी तो कोई दाब आरोपित कर रही होगी जिसे आप कहते हो जल का वाष्प दाब, ठीक है। तो यहाँ यदि आपको शुष्क गैस का कुल दाब निकालना है, यानी इन तीनों गैसों का कुल दाब निकालना है पानी के दाब को हटा के, क्योंकि पानी के ऊपर इकट्ठा कर रहे तो थोड़ा सा पानी भी नीचे से वाष्पीकृत होकर ऊपर आया होगा और वो भी अपना दाब लगा रहा होगा। तो अब तो दिक्कत आ जाएगी ना। मतलब यहाँ प्रेशर लिख रखा है हमने शुष्क गैस का, यानी जल के वाष्प दाब को हटा के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पीटी आएगा ना, पीटी टोटल प्रेशर जो आप यहाँ नोट करोगे। मान लो मैं आपको यूँ कह दूं कि यार पिस्टन में मैंने साथ में लगा रखी है एक ऐसी दाब मापी जिसमें यहाँ तो हैं संख्याएं लिखी हुई और यहाँ है उसकी सुई। तो आपको यहाँ जो दाब दिखाई देगा ना, इसमें जो दाब आप पढ़ोगे वो दाब तो आप पीटी पढ़ोगे और आपको लगेगा कि यही तीनों गैसों का दाब है, पर नहीं, वो तीनों गैसों का दाब नहीं है, उसमें थोड़ा सा हिस्सा जल के वाष्प दाब का भी है। तो यदि आपको वास्तविकता में शुष्क गैस का दाब निकालना है, तो शुष्क गैस का दाब निकालने के लिए आपकी जो रीडिंग आई है ना, पीटी, जो दाब मापी या प्रेशर गेज हमने ये लगा रखी है, इसमें जो रीडिंग आएगी वो पीटी आएगी। उसमें से आपको घटाना पड़ेगा जल का वाष्प दाब, जिसे कहते हैं जलीय तनाव, ठीक है। या आप इसे ऐसे ही कह दो ना, जलीय तनाव से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ जल का वाष्प दाब, ठीक है। मतलब ये घटाना पड़ेगा हमें। कई बार बच्चों की समझ में नहीं आता कि सर हमने क्यों घटाया है इसमें से जल का वाष्प दाब। जल का वाष्प दाब तब घटाना पड़ेगा यदि आपको शुष्क गैस का कुल दाब निकालना है। और शुष्क गैस का कुल दाब निकालने की ज़रूरत जब पड़ेगी जब आपने गैस को या उन सभी गैसों के मिश्रण को पानी के ऊपर इकट्ठा कर रखा होगा। जैसे यहाँ पानी के ऊपर तो मैं तीनों गैसें ही नहीं है जो दाब लगा रही, उनके साथ पानी की भाप भी है जो दाब लगा रही, और उस पानी की वाष्प को, जल वाष्प के दाब को घटाओगे तभी एक्चुअल प्रेशर निकल के आएगा ए, बी और सी का, कि टोटल प्रेशर कितना लगा रहे हैं। अच्छा, एक अनुप्रयोग और पढ़ लो आप, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मान लो आपको आपेक्षिक आर्द्रता निकालनी है। आपेक्षिक आर्द्रता फिजिक्स में पढ़ी होगी बिल्कुल। आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। आपेक्षिक आर्द्रता को हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यदि आपेक्षिक आर्द्रता निकालनी है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है तो वायु में, मेरे साथ साथ लिखा करो, जल का आंशिक दाब पता होना चाहिए। वायु में जल का आंशिक दाब, जल कह दो या जल वाष्प कह दो, उसका आंशिक दाब पता होना चाहिए वायु में। मतलब जल का हिस्सा होगा ना, पानी तो होगा ही हवा में, जभी तो हम कह रहे हैं आर्द्रता है या ह्यूमिडिटी है, जिसे आप उमस भी कहते हो, उमस। और अपोन में लिखना है जल का वाष्प दाब। तो एक ये फार्मूला है जिसकी जरूरत पड़ सकती है हमें, ठीक है। तो ये पढ़े हमने 4 अनुप्रयोग, और ये 4 अनुप्रयोग बहुत खास हैं।
इन्हें आपको बिल्कुल पक्का करना है, कभी आप बहुत हल्के में लो। ठीक है, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिख लेंगे। पोज करके लिखो, जितना छूट गया फिर अगली बात करते हैं। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। और डाल्टन के आंशिक दाब के अनुप्रयोग यहाँ तो आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, पर वास्तविकता में मैंने 2 अनुप्रयोग तो आपको नोट में ही लिखवा दिए थे। 2 नोट लिखवाए हैं ना, वहाँ भी 2 अनुप्रयोग लिखवाए हैं, तो 4 और 2 6 बातें मैंने आपको डाल्टन के आंशिक दाब के नियम पर बहुत अच्छी बताई हैं। और ये 6 बातें अपने आप में 6 क्वेश्चंस हैं। इन 6 के 6 कंसेप्ट को आपको पक्का करना है बिल्कुल। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ग्राहम का विसरण नियम, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है भाई? जैसे मैंने पहला नोट आपको लिखवाया था कि गैस का, किसी भी गैस का आंशिक दाब पूछा जा सकता है, तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि किसी भी गैस का आंशिक दाब किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि जो आपका आदर्श गैस समीकरण है, उस आदर्श गैस समीकरण का प्रयोग करके हम कैसे निकाल लेंगे दाब, कुल दाब। PV = nRT में बताया था ना कि n के जगह हमने n1 + n2 + n3 रखा था, तो वो भी बहुत काम की चीज़ है। और यहाँ हमारे पास जो है, यदि किसी गैस का मोल प्रभाज निकालना हो तो ऐसे निकाल लोगे, किसी गैस का परसेंटेज निकालना हो तो ऐसे निकाल लोगे, यदि शुष्क गैस का दाब निकालना होगा तो ऐसे निकाल लोगे, और आपेक्षिक आर्द्रता निकालनी होगी तो ऐसे निकाल लोगे। ये सारे 6 की 6 बातें डाल्टन के आंशिक दाब के नियम पर ही आधारित हैं। और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि जिन सारी गैसों को आपने इकट्ठा किसी सिलेंडर में भरना है, उन सभी गैसों के अंदर एक खासियत ये होनी चाहिए कि वे आपस में क्रिया ना करती हों। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उनका टेम्परेचर सबका एक जैसा होना चाहिए, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।